नमस्कार। हम हैं लखनऊ में। दारुल सफ़ा ये जगह है जहाँ पे राजनीतिक अड्डा बोला जाता है, जहाँ पे आपके हर पार्टी के समर्थक, हर पार्टी के नेता, क्योंकि बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और थोड़ी सी दूर 1 किलोमीटर दूर जो है समाजवादी पार्टी का भी कार्यालय है। लखनऊ कई मामलों में प्रसिद्ध है। अगर आप मुगल काल की तरफ जाएंगे तो नवाबों का शहर कहा जाता था। आज़ादी के बाद आप जाएंगे तो वहाँ से एक नारा उठा के यहाँ आ गया कि अदब से हराएंगे। राजनीतिक माहौल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तमाम होर्डिंग्स लगी हुई हैं जिन पे ये लिखा हुआ है कि हम अदब से हराएंगे। लखनऊ वालों का नारा है, लेकिन ये राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अड्डा बना हुआ है। अभी इस पूरे देश में एक समर है, युद्ध छिड़ा हुआ है। हर पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर रही है, हर पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन अदब से किसको हराएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि राजनीतिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। अभी बात करते हुए पता भी चलेगा कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। और अभी ये जो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मेन मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों पे बात की जा रही है कि नहीं की जा रही, इन मुद्दों पे बात करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? लालजीत यादव। क्या लग रहा है सर राजनीतिक माहौल? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था ना कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किए नहीं हुए। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, बुलडोजर प्रथा चल रही है। बुलडोजर केवल चलने से थोड़ी भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा, बल्कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबते जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। ये खतरनाक हो गया। आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है, उसमें आप किससे कितना चंदा लिए ये बताने के लिए आप नहीं है, बल्कि कहते हैं कि हम पाई पाई का हिसाब लेंगे, हम खाएंगे न खाने देंगे। और इधर आपने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, सूचना के अधिकार में संशोधन कर दिया, और आपने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन कर दिया, और आपने एक इलेक्टोरल बॉन्ड लाए जिसमें किससे आप चंदा ले रहे हैं, ब्लैक मनी वालों से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। उनके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा याद पड़ा, 4 दिन बाद वो चंदा ले रहे हैं, खरीद रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं। यहाँ तक कि बीफ कारोबारियों से भी चंदा ले लिए। तो आपके कथनी करने में जमीन आसमान का फर्क है। अन्य लोगों के बारे में आप कहते थे ना, गुंडा राज है, माफिया राज है, भ्रष्टाचार राज्य है, तो उसको खत्म करने के लिए जनता ने आपको ले आए। और आप बल्कि जितने भारत में भ्रष्टाचारी थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने गले लगा रहे हैं। गले ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री तक बना रहे हैं। तो आप कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, ये बताने का कष्ट करें और जनता को गुमराह करें। आप कहते हैं ना कि देश को विश्वगुरु बनाएंगे, और आप ही कहते हैं कि 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा। जब 145 करोड़ जनता में आप 81 करोड़ जनता को गरीब बता रहे हैं, स्वयं गरीब बता रहे हैं, तो कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? ये गलत है। जनता को कब तक जो है आप बेवकूफ बनाएंगे और छल करेंगे जनता के साथ? तो जनता अब जाग गई है, जान गई है कि ये प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, चौथी बार मोदी सरकार, 5वीं बार मोदी सरकार, 6वीं बार मोदी सरकार, 7वीं बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार को केवल बनाने से लेकिन फायदा क्या हो रहा जनता को? जनता में आप विश्वास खो चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आपका हम लोग बहुत सम्मान किया, हम लोग पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। आपने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र को बंदिश बनाने का काम किया। आप ईडी और सीबीआई को कहा करते थे ये लोग पिछड़े के तोते हैं, अब तो आप मुट्ठी का तोता बना लिए हैं। जब चाहते हैं छोड़ देते हैं, जब चाहते हैं बंद कर लेते हैं। तो ये क्या तमाशा है? आपको लगता है कि जो ईडी और सीबीआई है ये राजनीतिक तंत्र बन गया है, सरकारी तंत्र नहीं रहा? पूर्णतः हम लोग तो पहले जान रहे थे कि स्वायत्त संस्था है, बहुत दिन तक विश्वास करते रहे, लेकिन अब पराकाष्ठा हो गई है कि एकदम ये पिछड़े नहीं, मुट्ठी का तोता हो गया। और मुट्ठी का तोता नहीं बल्कि इशारों का तोता हो गया है कि जिधर इशारा कर दिए उन्हीं के यहाँ पहुंच गए और उनको दबाव बनाया। उनको 4 दिन बाद जितने भी भ्रष्टाचारी थे और उसके बाद वो भाजपा में आ गए तो क्लीन हो गए, साफ हो गए। आप बताइए, देश का हम नहीं, आम जनता नहीं कही है, साधारण नेता हमारे जैसा गली कूचे वाला नेता नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड के घोटाले में है, अजीत पवार पता नहीं 70,000 करोड़ का घोटाला किए हैं,
तो ये तो गिने चुने नाम है, तमाम नाम जो मैं बता रहा हूँ, और उनको ये ईडी और सीबीआई का जांच करा के वो अपने में मिला लिए, जबकि उनको जेल भेजना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए था। तो ये कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे आप? लेकिन भ्रष्टाचारियों का आप सरदार निकले। हम लोग तो विश्वास किए थे कि आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, लेकिन उस पर आप कहाँ काम कर रहे हैं? बल्कि विपक्षी नेताओं को जबरदस्ती जो है जेल में ठुसवा रहे हैं, और उसके बाद जो है चुनाव प्रचार से रुकवा रहे हैं। जैसे ये अभी तक के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ, कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पे बना हुआ है? यहाँ क्या टेक्निकल जो है फंस गया है, और देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पर। केजरीवाल जी की बात, केजरीवाल जी के बारे में आप बताइए। हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लिया और वो बेचारा जेल चला गया, एक दिन छूट के आया था, बोला है। तो आप क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? या अगर दोषी थे अरविंद केजरीवाल तो जेल में उनकी मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाना चाहिए था। अभी तो चार्जशीट दायर नहीं हुई है भैया, तो कब होगी? कितना दिन हो गया आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगा। कितने दिन से है अरविंद केजरीवाल जेल में और मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चला रहे हैं, संवैधानिक पद पे बरकरार है। किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए जेल नहीं लोग जाते हैं, अब तक मैं सुना था। तो प्रधानमंत्री भी तो जेल जा सकते हैं जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा लिए हैं और ब्लैक मनी द्वारा चंदा लिए हैं। ये कोठरी में कंपनी बनाएगा, उसमें कोई कर्मचारी नहीं हुए, कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ, कुछ बिका नहीं, और उसमें कैसे फायदा हो गया 100-200 करोड़ का कि वो आदमी चंदा दे रहा है? तो ब्लैक मनी का आपने अपने चंदे में खपाया है, और उसके नैतिक जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, चूंकि उन्होंने कानून बना के चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जबकि संकेत दिया था आरबीआई ने कि इससे घोटाला हो सकता है, चुनाव आयोग ने भी, निर्वाचन आयोग ने भी संकेत दिया था कि इसमें घोटाला हो सकता है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी हठ धर्मिता अपनाते हुए कानून बना के चंदा लिए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी इसका जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं आके बोलते चैनलों पे, मीडिया में कि मैं पाक साफ हूं, मैं चंदा जो है नहीं लिया हूं? क्यों नहीं बोलते हैं? उसको कहते हैं झूठ बोल रहे आप कि हम ले आए तो पता लग गया। और ये नहीं, लोग जनता नहीं जान रही कि सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, उन लोगों का भला हो जिन लोगों ने किस तरह से उस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो है जाके कोर्ट में अपील किए, लड़े, उसके बाद कोर्ट ने एसबीआई को डांटा फटकारा, तब वो जो है खुलासा हुआ। अभी जो तत्कालीन मुद्दा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का है। चुनाव में इसका कितना फर्क पड़ेगा सर? आपको क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये जो चंदा है, चुनाव में इसका कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अभी छुपा रखा है, अभी तो सबका बाप लिखेगा प्रधानमंत्री केयर फंड। जिस दिन उसके पर्चे खुलेंगे पता तो जब चलेगा दाल आटे रोटी का। वोट केयर फंड में पैसा कितने दिया यार, कहाँ से आया यार, कितना आया, उसमें भी तो पड़ता है। इससे वोट पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ये। अरे वो ऊपर का भी करिश्मा हो गया है। क्या हो गया है कि पलट के रख दूंगा निजाम दुनिया का, देखता हूँ जमाने की हवा क्या है। वही पलट रहा है सरकार को। तो राम नाम सत्य होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी तो इस किस्म की पार्टी है कि मुर्गा मार के खा जाओ तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खा जाओ तो मटन पार्टी, अरे ईवीएम में घपला कर लो और दुनिया भर का फ्रॉड कर लो, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप मानते हैं कि जो है कि बीजेपी ईवीएम में घपला करती है? करा है 19 में, 2014 में अगर घपला ना करती सुप्रीम कोर्ट या टेक्निकल डिपार्टमेंट से सहयोग क्यों नहीं लिया जाता? तो टेक्निकल किनका? अपराधियों इन्हीं का तो है। सुप्रीम कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में टीम बनाई जा सकती है। जहाँ ईवीएम बनती है वहीं 3 आदमी बीजेपी के बैठे डायरेक्टर बन गए। गड़बड़ नहीं होने की तो और कहाँ होगी ये तो बता दे तू भाई। चोर मसोरे भाई अंधा बांटे बड़ी अपनों को दे, वो वाली बात हो रही भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी समझ लो 3 चरण पूरे हो गए, बस गिनी चुनी सीट मिल रही है ना, इनका तो हो लिया काम। कल को ये रोना सोना करेंगे प्रधानमंत्री दुनिया का ऐसा है क्या कोई जो रो रो के वोट मांग रहा हो? अरे अपने काम पे वोट मांगो भाई। एजुकेशन प्राइमरी पता कितनी महंगी होगी, जिन्हें 80 करोड़ को ये वो दे रहा 5 किलो चावल, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। ये तो सबसे बड़ी समस्या। मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो बच्चे जो कोई खेत में जाके गेहूं काट रहा है, कोई धान काट रहा है। और ये हो रहा है जो भी गाली थी वो बच्चों की जुबान पर पहुंची। आपके शहर में तालीम कहां तक पहुंची? यह है तालीम का हाल इस देश में, जबकि बच्चे हमारे नौनिहाल
खाली फिर रहे बच्चे, फटे हाल है। 5 किलो राशन दे के ये समझ रहे हमने किला जीत लिया। अरे भिखारी बना रहे हैं देश को, भिखारी। ऐसी योजना बनानी चाहिए थी जो खुशहाल होता देश। इन्होंने तो मटिया मेट कर दिया भाई, कम खाते हैं तो लोग। सरकार बदल जाएगी। सरकार तो बदल रही 100%। 27 days ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट टू गो। 27 days। हाँ 27 days की मेहमान है। 27 दिनों की मेहमान 4 तारीख को चली जाएगी ये। 4 को हाँ दुल्हनिया ले जाएंगे, ये देखते रह जाएंगे। एक सवाल आपसे है, अभी बात चल रही थी कि जो घोटाले करने वाले लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके ऊपर से आरोप हट जाता है। तो क्या आप इस बात से सहमति दिखाते हैं कि अगर वो बीजेपी में नहीं शामिल हैं, जिस कांग्रेस में है या सपा में है, आम आदमी पार्टी में, तो वो घोटालेबाज है, घोटाले करते हैं? सवाल थोड़ा टेक्निकल है मेरा। जो भाजपा में नहीं है, जिसका नाम भाजपा के प्रायोजित प्रारूप के पैरे से इन्वॉल्व है, तो आप समझने का प्रयास करिए कि अगर उस पैरे में आपका नाम इन्वॉल्व है तो डूबने वाले को तो 3 का सहारा। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो है उसको मान लेते हैं कि ये जो है भ्रष्टाचार का ये चलनी है। इसलिए कि भ्रष्टाचार, मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार का कोई आकार नहीं होता। भ्रष्टाचार तो हर पार्टी में होता है, अकेले बीजेपी का नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? भ्रष्टाचार, मैं आपसे बताया कि भ्रष्टाचार का कोई आकार नहीं होता, भ्रष्टाचार का कोई शक्ल नहीं होता, भ्रष्टाचार का कोई मानक निर्धारण नहीं होता। अब साहब एक बात हमको समझ में नहीं है कि सवाल आपका बहुत टिपिकल है। अभी हमारे लालजीत भाई बोल रहे हैं, सवाल मैं वहीं से लेके आया हूं। तो लालजीत भाई भ्रष्टाचार के पैरे का एनालिसिस किए होंगे, भ्रष्टाचार का शक्ल देखे होंगे, भ्रष्टाचार में सरकार की भूमिका को देखे होंगे, भ्रष्टाचार में सरकार द्वारा प्रायोजित घटनाक्रम का अनुकरण किए होंगे। तो इनको लगा होगा कि साहब भ्रष्टाचार इस सरकार का सिंदूर बन गई है। उतना भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण है जितना एक कुंवार कन्या को सिंदूर महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अपने आभा के लिए। भ्रष्टाचार सिंदूर किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये सवाल आपका सौटी पर चल रहा, अब इसको घुमाने का प्रयास मत करिए। चूंकि मैं शोध का छात्र हूं, मैं आपसे कहा कि ये भ्रष्टाचार उतना इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसका देश के सत्ता के परिवर्तन में, देश के आभा में भारतीय जनता पार्टी का भूमिका निभाने में, देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर को ब्लैकमेल करने में, देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर का सौदा करने में भारतीय जनता पार्टी को उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इसकी भूमिका अहम गंभीर है जितना एक कुंवारी कन्या के लिए सिंदूर महत्वपूर्ण है। तो अब भ्रष्टाचार हम समझते हैं कि आप भ्रष्टाचार के शक्ल को, अब मैं ये नहीं करता, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता साहब, पूरा देश कोरोना में, लॉकडाउन में पूरी भारत की आवाम, पूरे भारत का जनमानस, पूरे भारत का मानव समाज लाश में तब्दील हो गया। जिधर देखो उधर ही लाश। जब पूरा देश एक तरफ लाश से अपने भाई का, अपने बाप का, अपने भतीजा का, अपने चाचा का, अपने ताऊ को बचाने के लिए तड़प रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना रही थी 5 स्टार, हजारों के तादाद में। जब देश मर रहा था,
आज सरकार हाथ उठा करके उस चुनौती के सामने हथियार डाल कर खड़ी हो गई कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरा ने अगर भूमिका निभाई तो उसको बॉर्डर पर खड़ा करा दिया कि आपकी सारी गाड़ियां बॉर्डर पर रहेगी, आपका सारा सिस्टम बॉर्डर पर रहेगा, आप उत्तर प्रदेश में अपनी कोई भूमिका नहीं निभा सकते। विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा था कोरोना के समय में? विपक्ष की 1000 गाड़ियां यूपी के बॉर्डर पर खड़ी थी। जो विपक्ष की जो राजस्थान से गाड़ियां आई थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस चाहती थी कि आप हमारे गाड़ियों को परमिशन दे और ये गाड़ियां यूपी में जाकर के मरीजों को उनके घर तक इलाज कराने में भूमिका निभाए, यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाए। उनका समाज में जो अब बसों की आवश्यकता थी, जो खाने की आवश्यकता थी, जो दवा की आवश्यकता थी, जो पानी की आवश्यकता थी, उसको उस गाड़ियों के माध्यम से सिस्टम बनाया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, कांग्रेस कहीं आगे न रेस में निकल जाए। वही 3 दिन गाड़ियां खड़ी रही, वो गाड़ी 500 के तादाद में वापस गई, लेकिन इस सरकार ने उस गाड़ी को यूज नहीं किया। कहने का मेरा मतलब अब रह गया साहब कि इनको वोट आखिर क्यों? ये 2 बार से सत्ता में क्यों है? अगर बीजेपी में इतनी बुराई है, इतनी सारी चीजें हैं, तो बीजेपी बार बार जीत कैसे रही है? ऐसा है कि आप जरा दुनिया के नक्शे में भारत के विधा का अगर अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं, अगर आप इंग्लैंड से कंपैरिजन करते हैं, आप जर्मनी से कंपैरिजन करते हैं, आप जापान से करते हैं, या अन्य दुनिया के किसी मुल्क से, तो जानते हैं कहां कर खड़ा हो जाता है? उसका कारण क्या है कि इसी देश में 6,000 करोड़ रुपया लेकर के आप विशेष विमान से इंग्लैंड भेजा गया है। यहां 6,000 का कर्जा लेने वाले को जेल भेजा गया है। ये आपकी व्यवस्था है। यही कंपैरिजन में अंतर है। अगर ये धार्मिक पहले सरकार में अगर अनुकरण नहीं होता तो हम समझते हैं कि एक का कुत्ता जो है दूध नहीं पीता और दूसरे का बच्चा जो है दूध पी करके तड़प कर मर जाता है। ये आप ही की विधा है, ये आप ही की व्यवस्था है। और कहने का मेरा मतलब कि आखिर वोट क्यों? वोट 10 साल दिया दे प्रदेश ने, 10 साल आपको भारत ने वोट दिया। गुजरात मॉडल, लखनऊ में कहीं आपको दिखाई दे रहा है गुजरात मॉडल? लखनऊ शहर की स्थिति बदल गई है, रोड इतने अच्छे हो गए। क्या बदल गया? देखिए, डिबेट पर है, आप भी चैनल पर है। कितने दिन से आप लखनऊ में हैं? 4 दिन हो गया। इससे पहले भी लखनऊ आए हो? इससे पहले भी लखनऊ आया हूँ। जब आप आए इससे पहले लखनऊ था कि नहीं था? ये विधानसभा थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। ये दारुण सभा था कि नहीं? बिल्कुल। ये जनपद था कि नहीं था? बिल्कुल। ये सड़क थी कि नहीं थी? ये नगर निगम की ऑफिस थी कि नहीं थी? नहीं, ऑफिस तो थी पर स्ट्रक्चर तो बदलता है। आखिर मैंने क्या बदला? आपको क्या नजर आया बदलाव में? आप वो तो बता दे हमको। आउटर रिंग रोड, रिंग रोड आइए। आउटर रिंग रोड ऐसा है कि अकेले सब पे भारी है। ऐसा है कि जब ऐसा है आप मेरे भाई घबरा क्यों रहे? आप आकर बोल लीजिए। नहीं रहेंगे वहाँ। तो जब आप नहीं जानेंगे तो दूसरे को बोलने दीजिए कृपया। आप जो है रिंग रोड, अभी भाई साहब ने कहा, आपको याद होगा कि जब लंका में हनुमान जी को बंदी बनाया गया था तो उनके पास रावण के पास कोई सजा का दूसरा प्रारूप नहीं था। उनको लगा कि साहब ये बंदर को इसका पूंछ में ही आग लगा दी जाए। आप पूंछ में आग लगाने के बाद क्या हुआ? उलटी पलटी कपिलंका जा रही। अब हुआ वही। जब हम विकास की बात पूछेंगे तो ये हमको रिंग रोड दिखाएंगे, जब हम शिक्षा की बात पूछेंगे तो यह राम जन्मभूमि दिखाएंगे, हम उद्योग की बात पूछेंगे तो ये गुजरात मॉडल दिखाएंगे। तो ये इनकी व्यवस्था है। अगर फ्रॉडगिरी का अगर मार्गदर्शन करना हो
तो भारत जलाओ पार्टी के नेताओं से आप पूछ लीजिए, ये विधिवत अपना जानकारी को ये करेंगे। ये गुजरात मॉडल दे रहे थे, ये बुलेट ट्रेन दे रहे थे, ये समान नागरिक संहिता दे रहे थे, ये महिलाओं का उत्थान दे रहे थे, ये बेशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की बात दे रहे थे, ये बच्चों को 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे। क्या हुआ? कौन आंकड़ा है? आपने पोर्ट बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेलवे बेच दी, आपने LIC बेच दिया, आपने एक कोल्ड के सारे कोयलरिया जिसमें लाखों हिंदुस्तानी अपना जीवन यापन करता था, उसको आप 5 गुजरातियों को उठा करके हैंड ओवर कर दिया। ये तो देश देख रहा है ना। अभी वोट आपको, वोट से हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इस बार वोट बदलेगा कि नहीं? वोट बदल गया है साहब, वोट बदल गया, पिक्चर बदल गई, और भाजपा के जो नापाक मंसूबा है उसको जनता ने खारिज करके इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, आज 10 सीटों की चुनाव था, 1 सीट में ये लड़ाई में है। कौन सी? दो सीट में BSP या महागठबंधन की लड़ाई है। अब इनके पास बुंदेलखंड साफ है, अवध में ये कौन अपनी गणित कर सकते हैं, कर ले। पूर्वांचल में साफ है, कहीं पूर्वांचल में नहीं है। आप प्रधानमंत्री चिंता न करें, पूर्वांचल में इस बार वाराणसी भोले शिव की नगरी है, और इस बार आपको पता चलेगा कि आप पहला चुनाव वाराणसी में लड़ने जा रहे हैं। आपके चैनल पर आज मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि वो वाराणसी में इस बार आपका नींद हराम होने जा रही है। आप कैसे बचेंगे, आप अपनी सीट कैसे बचाएंगे, उसका आप इंतजाम कर लीजिएगा, इसलिए कि सब पापों का अंत वाराणसी करेगा। ये भोले की नगरी है और निश्चित तौर पर अंत करेगी। धन्यवाद।